हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्तमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि कहीं पर भी किसी भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी जो होती है वो कहीं पर भी सिमिलर नहीं होती, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों नहीं होती है, उनका क्या रीजंस होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। मेनली कॉमन रीजंस आप ये बोल सकते हो, क्योंकि हर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस एक सी नहीं होती है और हर ऑर्गेनिज्म की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की उसकी। तो जो उसको सुटेबल होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो उसी कंडीशंस में ही अपने आप को क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है और उसी कंडीशन में अपने आप को, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकता है। तो हर पर्टिकुलर एरिया का, हर पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, कहीं पर भी हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं होती हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम लोग दो फैक्टर्स पढ़ते हैं कि पैटर्न जो होता है वो किस तरीके से पैटर्न हमको डाइवर्सिटी का देखने को मिलता है। दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड सेकेंड इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में मतलब हो गया कि लैटिट्यूड के बेसिस पे, जैसे हम पोल से इक्वेटर्स की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, लो एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे जैसे जैसे हम जिस एरिया पे जाते हैं तो वहां पे डाइवर्सिटी हमको कम दिख रही है या ज्यादा दिख रही है। किसी भी आप कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में जाएंगे, कोल्ड एरिया में, तो वहां पे हमको डाइवर्सिटी कम देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली हॉट एरियाज के। ठीक है, इसी तरीके से स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप होता है कि एरिया और स्पीशीज के बीच में आपस में किस तरीके का रिलेशन है, उनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो हम फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो जब, जैसे कि मैंने बोला कि हर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसका मेन जो रीजन है, हमने बोला एक रीजन मैंने बोला कि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे जैसे चेंज होती हैं वैसे वैसे वहां पर अफेक्ट आता है। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर्स एंड फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड। जब हम पोल से इक्वेटर्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स पे क्या हो गया, बहुत लो टेम्परेचर होता है और जैसे जैसे हम इक्वेटर्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और प्रोडक्टिविटी के ज्यादा होने पर यानी कि वहां पे डाइवर्सिटी की रिचनेस प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से हम हाई एल्टीट्यूड या लो एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो वहां पर भी यही चीज देखने को मिलती है। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से वहां पर भी डाइवर्सिटी हमको कम मिलती है और लो एल्टीट्यूड्स पे ज्यादा मिलती है। तो उसी तरीके से हम ट्रॉपिक्स रीजन लेते हैं। ट्रॉपिक रीजन में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन यानी कि पोलर जोन, वहां पर ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ट्रॉपिक्स एरिया में, अभी हम इसके रीजन लिखूंगी मैं, कि यहाँ पर जो मैंने फर्स्टली यहाँ पर बोला कि यहाँ पर टेम्परेचर कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोडक्टिविटी हाई होगी और प्रोडक्टिविटी के हाई होने पर क्या हो गया, वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा हो गई। तो हम देख सकते हैं जैसे कोलंबिया है, ये इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर बर्ड्स की स्पीशीज की रिचनेस देखिए 1400 स्पीशीज बर्ड्स की लगभग कोलंबिया में मिलती हैं, जो कि इक्वेटर के पास है, यानी कि ट्रॉपिक एरिया हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया। उसी तरह से न्यूयॉर्क में जाएंगे 41.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उस पे हाई लैटिट्यूड पे जा रहे हैं, तो 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। उसी तरह से ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ होता है, जहाँ पे सिर्फ मिल रही है 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड हाई होता जा रहा है वैसे वैसे स्पीशीज की रिचनेस क्या होती जा रही है, कम। इंडिया जो है हमारा ट्रॉपिक एरिया पे उसमें आ जाता है अंडर में, इक्वेटर के पास, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पे मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो इट मीन्स आप ये बोल रहे हो, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे वहां पर ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कम होते चले जाते हैं।
उसी तरीके से हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेज़न इन साउथ अमेरिका, ठीक है, सबसे हाई फॉरेस्ट होते हैं ये। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इनको हम लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है, लंग्स बोलते हैं हम इनको। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है यहाँ पर। देखिए अर्थ पे पूरे, मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पूरी अर्थ पर। देखिए यहाँ पे 40,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की हैं, 3,000 फिशेज होती हैं, 1,300 बर्ड्स प्रेजेंट हैं, 427 ऑफ मैमल्स हैं, 427 ऑफ एम्फीबियंस हैं, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के नंबर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैमल्स एम्फीबियंस दोनों 427, 40,000 स्पीशीज प्लांट्स की, 3,000 स्पीशीज फिशेस की एंड 1,300 बर्ड्स की और 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो इस तरीके से ये एक मेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, जहां पे पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ऑब्जर्व्ड इन ट्रॉपिक्स एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज में डाइवर्सिटी हमें ज्यादा क्यों मिलती है कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन? तो क्यों होता है, इसके कुछ फैक्टर्स हमने लिए हैं, कुछ रीजंस लिए हैं। तो फर्स्ट रीजन हमने लिया है यहाँ पर, टेम्परेट रीजन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस in the past, but tropical regions remain undisturbed. Therefore, tropics had a longer evolutionary time for species diversification. तो जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो वहां पे ग्लेशियर्स फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ग्लेशिएशंस की, जिसकी वजह से पहले के टाइम पे ऐसा होता था। और अब जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पे अनडिस्टर्ब होता है, वहां पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं होते हैं, टेम्परेचर भी हाई रहता है कंपैरिजन टू टेम्परेट जोन्स। तो वहां पे इस वजह से ट्रॉपिक में ज्यादा इवोल्यूशनरी टाइम देखने को मिला है, जिससे कि स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से जब जितना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ, इसी वजह से वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन क्या है, ज्यादा है। सेकेंड रीजन हमने क्या लिया है कि जो टेम्परेट एनवायरनमेंट है वो ट्रॉपिकल के कंपैरिजन में ज्यादा सीजनल है, मोर सीजनल, लेस कॉन्स्टेंट and unpredictable or resulting in less night specialization, lesser species diversity. टेम्परेट जोन्स के अंदर जो है सीजनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, सीजन कोई भी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और कम नाइट्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिटी कम है। अब इसी चीज का हम अपोजिट ट्रॉपिकल एरियाज में कर देंगे तो सीजनल्स में वेरिएशंस कम होती हैं, कांस्टेंट कंडीशंस होती हैं, प्रेडिक्टेबल होती हैं, नाइट में स्पेशलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको शुरू से बोलती हुई आ रही हूँ कि ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सोलर एनर्जी ज्यादा प्रेजेंट है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसको, हाई प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर डाइवर्सिटी को, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा स्पीशीज हमको देखने को मिलती हैं, ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एग्जाम्स में। तो हम यहाँ पे सेकंड फैक्टर लेते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप बताई गई है वो एरिया और स्पीशीज को लेके बताई गई है कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो स्पीशीज रिच होती है या कम होती है, या एरिया कम होने पर क्या इफेक्ट आता है और एरिया ज्यादा होने पर क्या इफेक्ट आता है। तो जर्मन के नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने जो है ऑब्जर्व करा और बताया कि किसी भी रीजन के अंदर, एक रीजन में स्पीशीज रिचनेस कब इंक्रीज होती है, विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, यानी कि within a region species richness increase with increasing explored area but up to a limit। एक लिमिट तक क्या होता है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा, एरिया एक्सप्लोर हो रहा है,
उस तरीके से स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद स्पीशीज की रिचनेस रुक जाती है। तो यहाँ पे हम जो रिलेशनशिप ले रहे हैं स्पीशीज और एरिया के बीच में, वो बहुत वाइड वैरायटी हो, मतलब डिफरेंट वैरायटी के जो टैक्सास होते हैं, डिफरेंट टैक्सास जो होते हैं, उनका अलग अलग रिलेशन होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वेस्कुलर प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, फ्रेश वाटर फिशेज हैं, सबका अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग उनकी रिचनेस होती है अलग अलग एरियाज में। जैसे कि अगर हम देखते हैं ब्रिटेन के अंदर प्लांट्स का अलग होगा, कैलिफोर्निया में बर्ड्स का अलग हो गया, मोलस्का में न्यूयॉर्क में मोलस्का हो गया। तो सबका अलग अलग जो रिग्रेशन आएगा वो सबका अलग अलग रहता है। अगर हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कि जैसे जैसे स्पीशीज एरिया यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, स्पीशीज की रिचनेस बढ़ती जा रही है। तो ये आ गया आपका कौन सा स्ट्रेट लाइन। ये लॉग स्केल्स के थ्रू इनको इक्वेशंस बनाई हुई है इनके लिए। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं सेकंड, उन्होंने क्या बोला कि एक लिमिट तक, जब वहां पे एक लिमिट आ जाती है तो उसके बाद स्पीशीज रिचनेस या तो कांस्टेंट हो जाती हैं, या हो सकता है किसी रीजन से वो डिक्रीज भी हो सकती हैं। तब वहां पे हाइपरबोला कंडीशन आ जाती है। तो ये वाली कंडीशन हो गई कि धीरे धीरे इंक्रीज हुई, फिर एक कांस्टेंट लेवल की तरफ मूव कर जाती हैं। जैसे हमने ग्रोथ पैटर्न पढ़े थे पहले ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर, जे और एस शेप के। तो एस शेप में भी ग्रोथ जब होती है ऑर्गेनिज्म की, तो एक कांस्टेंट लेवल पे स्टेबल हो जाती है एक लास्ट लेवल पे। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जब तक लिमिटेशंस नहीं आ रही हैं तब तक वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट जैसे ही लिमिट हो गई तो वो एक कांस्टेंट लेवल की तरफ मूव कर रहा है और हाइपरबोला शेप को फॉर्म कर रहा है। तो हाइपरबोला के लिए इक्वेशन ली S इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, जहां पे कि S स्पीशीज रिचनेस को शो कर रहा है, और C हो गया Y इंटरसेप्ट, और A होता है एरिया। और जो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन ली है वो है log S इज इक्वल टू log C प्लस Z log A। ठीक, लॉग स्केल के थ्रू बनाया हुआ है। S फॉर हो गया स्पीशीज रिचनेस, S फॉर हो गया स्पीशीज रिचनेस, और A हो गया एरिया, C हो गया Y इंटरसेप्ट, और Z हो गया स्लोप ऑफ लाइन यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, Z क्या हो गया स्लोप ऑफ लाइन, कि ये जो स्लोप है लाइन की वो किस तरह से जा रही है। ठीक है, अगर ये जितना ज्यादा इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा तो इसका मतलब है कि वहां पे उतनी ज्यादा रिचनेस प्रेजेंट है। जैसे कि हमने वैल्यू ली Z लाइंस की, अगर किसी भी रेंज में मतलब लगभग 0.1 से 0.2 जो है एक टेक्सोनोमिक ग्रुप या किसी भी रीजन में लगभग जनरली इतनी होती है। इसी तरीके से हम अगर एनालाइज करें, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होता है, एरिया ज्यादा है किसी भी और एक होल कॉन्टिनेंट के लिए, तो वहां पे जो Z की वैल्यू की रेंजेस होंगी वो होती है 0.6 टू 1.2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स। एग्जांपल हमने लिया फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक, इनका जो है ये कहां पर प्रेजेंट है, अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, तो वहां पे जो स्लोप होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहां पे जो Z की वैल्यू होगी वो होगी 1.15। ठीक है, तो जैसे वही चीज हमने बोली कि जितना Z लाइन रिग्रेशन शो करता है, कोएफिशिएंट शो करता है, उतनी वहां पे स्पीशीज की रिचनेस प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, एग्जाम्स में बहुत पुटअप होता है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए, और इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ ड्रॉ करा हुआ आएगा, उस पर आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है पूरा कि किस तरीके से आपस में रिलेशन होता है। इस साइंटिस्ट को के बेसिस पे लेके पूरा आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, इक्वेशन को इस तरीके से एक्सपेंड करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। तो नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।